24 दिसंबर 1999 काठमांडू एयरपोर्ट। आज का ये दिन आने वाली 7 काली रातों का आमंत्रण था। दरअसल क्रिसमस की छुट्टियों के चलते नेपाल की सुंदरता को निहारकर अब पर्यटक घर जाने को बेसब्र थे। फ्लाइट IC 814 भी अपने इन यात्रियों को काठमांडू से दिल्ली छोड़ने के लिए उतनी ही उत्सुक थी। देखते ही देखते 176 लोग फ्लाइट में चढ़ जाते हैं। ये सभी तो फ्लाइट में चढ़ जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे कुछ अजीब सी चीजें घटती हैं जो इन सभी की आंखों से चूक जाती है। कोई भी सिक्योरिटी स्टाफ फिजिकली चेक करने के लिए नहीं खड़ा था। लगेज स्कैन करने वाली 2 में से एक एक्सरे मशीन खराब पड़ी थी और फ्लाइट IC 814 को काठमांडू एयरपोर्ट पे लैंड होने के आधे घंटे के अंदर ही फटाफट वापस उड़ा दिया जाता है, मानो जैसे जल्दबाजी में कुछ छुपाया जा रहा था। फ्लाइट में बैठे यात्री बेशक इन सभी चीजों से अनजान थे, लेकिन ये चीजें ही भारतीय इतिहास के सबसे डरावने हाईजैक का कारण बनने वाली थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय एविएशन हिस्ट्री के सबसे डरावने IC 814 हाईजैक के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान के आतंकियों ने 2 घंटे के सफर को 7 दर्दनाक रातों में बदल दिया। साथ ही इन आतंकियों ने भारत सरकार से कौन सी ऐसी डिमांड्स पूरी करवाई जिसका खामियाजा हमें पुलवामा और उरी अटैक के रूप में आज तक भुगतना पड़ रहा है, और भारत सरकार की वो कौन सी गलतियां थी जिस कारण उन्हें इन आतंकियों की शर्तों के आगे झुकना पड़ा। दोपहर 3 बजे पायलट देवी शरण फ्लाइट में अनाउंसमेंट करते हैं और फ्लाइट IC 814 काठमांडू से उड़ान भर लेती है। धीरे धीरे ये फ्लाइट 30,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाती है और ये सारे यात्री नेपाल की इन वादियों को चीरती आ रही सूरज की किरणों को देख मंत्रमुग्ध हो रहे थे। सभी यात्री अपने इस आरामदायक सफर के कारण सुस्ती में बैठे थे और इन सभी के बीच फ्लाइट में अलग अलग सीट पे बैठे 5 आदमी कुछ आंख फिरोली सी करने लगते हैं। दोपहर 4:40 फ्लाइट अब लखनऊ के पास और दिल्ली से सिर्फ आधा घंटा दूर थी। एयर होस्टेस बिजनेस क्लास से शुरू करते हुए हर यात्री को लंच परोसने लगती है। वो इकोनॉमी क्लास में प्रवेश करती है और यहाँ मौजूद यात्रियों को खाना परोसती है। तभी एक आदमी के हाथ से खाना उसके साथ बैठे आदमी पे गिर जाता है। इधर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है और उधर फ्लाइट की अलग अलग सीट से 5 लोग उठते हैं और अपने बैग खोलने लगते हैं। इधर एयर होस्टेस उन 2 आदमियों की लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करती है और उधर वो 5 आदमी अपने बैग खोलने के बाद उसमें से और कुछ नहीं बल्कि AK-47 निकालते हैं। एक हाथ में बंदूक और दूसरे में हैंड ग्रेनेड पकड़ ये आतंकी अपने मुंह पे मास्क लगा फ्लाइट में हाईजैक का शोर मचा देते हैं। कोई कुछ समझ पाता या करता उससे पहले ही ये अपनी बंदूक यात्रियों की तरफ तान देते हैं और धमकी देते हैं कि कोई भी अपनी जगह से हिला तो ऐसा धमाका करेंगे कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी हड्डियां भी नसीब नहीं होंगी। सारे यात्रियों को डराने के बाद एक आतंकी कॉकपिट की तरफ चलने लगता है और वहां घुसते ही अपनी बंदूक का बट को पायलट राजेंद्र कुमार की गर्दन पे मारता है और फिर बंदूक पायलट देवी शरण की गर्दन पे लगा के कहता है, फ्लाइट को तुरंत पाकिस्तान की तरफ मोड़। दोस्तों, अभी और इसी पल से ये फ्लाइट उस मौत के कुएं की तरफ रुख मोड़ लेती है जहां से किसी का भी जिंदा बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन आतंकियों के बारे में फटाफट जान लेते हैं। दरअसल ये आतंकी पाकिस्तान बेस्ड हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकी थे। इस संगठन का जन्म 1985 में हुआ था और इसका मुख्य काम कश्मीर में उग्रवादियों को ट्रेनिंग और फंडिंग करने के साथ कश्मीर में आतंक फैलाने का है, ताकि कश्मीर में अशांति की आग लगातार जलती रहे। इस संगठन ने 1994 से 1999 तक हमारे 100 से भी ज्यादा फौजी भाइयों का खून बहाया था और इसी कारण इस संगठन के कई खूंखार आतंकी फौज ने कश्मीर में गिरफ्तार कर रखे थे। आज ये आतंकी अपने इन्हीं साथियों को जेल से निकलवाने के लिए हाईजैकिंग करके बैठे थे और मेन आतंकी जिसे ये छुड़वाना चाहते थे उसका नाम था मौलाना मसूद अजहर। अजहर वही आतंकी है जिसने भारत को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी खुलेआम दे रखी थी। अब आतंकियों का चीफ इब्राहिम अख्तर कॉकपिट में घुस जैसे ही पायलट शरण को फ्लाइट पाकिस्तान की तरफ मोड़ने को कहता है, उसी पल से फ्लाइट लखनऊ से पाकिस्तान की तरफ रुख कर लेती है और ये खबर अब इंडियन ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक भी पहुंच जाती है।
एटीसी में ये खबर सुन भगदड़ मच जाती है और वो बिना कोई देरी किए इस खबर को दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तक भी पहुंचा देते हैं। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इस सिचुएशन की गंभीरता को नहीं समझ पाता और उनकी तैयारियों में इतनी कमियां थी कि वो सब कुछ देख आप दंग रह जाएंगे। शाम 6:44। फ्लाइट पाकिस्तान की तरफ जा रही थी और शरण अपनी चतुराई का इस्तेमाल कर आतंकियों से कहते हैं कि फ्यूल बहुत कम है और अगर हमने अभी रिफ्यूल नहीं किया तो तुम अपनी मांगे मनवाना तो दूर कभी पाकिस्तान भी नहीं पहुंच पाओगे। शरण का तर्क सुन आतंकी भी मजबूर हो जाते हैं और फ्लाइट को अमृतसर में उतार दिया जाता है। शरण ये खबर इंडियन एटीसी को भी बता देते हैं और यहाँ से ये खबर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के हेड प्रभात कुमार को भी बता दी जाती है। प्रभात सिचुएशन को अपने तरीके से संभालते हैं। वो आतंकियों को बातों में उलझा के जितना हो सके उतनी देर यहाँ रोक कर नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनएसजी चीफ प्रभात से कहते हैं कि एनएसजी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। प्रभात जो एक नौकरशाह थे वो ऑपरेशन जैसी बात में इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते। एनएसजी चीफ के बार बार आग्रह करने पर प्रभात आखिर मान तो जाते हैं, लेकिन तब तक प्लेन को अमृतसर में लैंड हुए 1 घंटा हो चला था। अब 1 घंटे बाद एनएसजी को अमृतसर निकलने के ऑर्डर्स मिलते तो हैं, लेकिन ये डीले ही आतंकियों की जीत और भारत की हार का फैसला करने वाला था। 7:45 फ्लाइट को अमृतसर में उतरे 1 घंटा हो चला था, इसलिए आतंकियों ने शरण पे लगातार दबाव बना रखा था कि अगर जल्दी से रिफ्यूलिंग नहीं हुई तो हम लोगों को मारना शुरू कर देंगे। पिछले 1 घंटे में रिफ्यूलिंग नहीं की गई थी, इसी कारण आतंकी एक यात्री सतनाम सिंह को तो पहले ही चाकू मारकर जख्मी कर चुके थे। इसी कारण अब शरण इंडियन एटीसी को और ज्यादा आग्रह करने लगते हैं कि तुम्हें हमारे बचाव के लिए जो भी करना है वो जल्दी कीजिए, वरना ये सबको तड़पा तड़पा के मार डालेंगे। अब ये खबर सुन आतंकियों को हल्के में लेने वाले प्रभात को भी सिचुएशन की गहराई समझ आती है। इसी कारण जब तक एनएसजी आती है तब तक के लिए वो पंजाब पुलिस के कमांडोज को रेड करने का ऑर्डर देते हैं। उसी के तहत एक ट्रक प्लेन के आगे खड़ा कर दिया जाता है और इसके बाद 2 आदमी मोटरसाइकिल से फ्लाइट के साइड से गुजरते हैं, जिसे देख आतंकियों को कुछ शक सा होने लगता है। आतंकियों के मन में शक का बीज फूट चुका था और उधर पंजाब पुलिस के कमांडोज को फ्यूल टैंकर के अंदर बिठा के रेड के लिए ले जाया जाता है। इस टैंकर का ड्राइवर कुछ ज्यादा ही तेजी से टैंकर को चला रहा था और जब इसे फोन पे थोड़ा धीरे चलने को कहा जाता है तो पता नहीं क्यों ये टैंकर को अचानक पूरी तरह से रोक ही देता है। पहले मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध आदमी, फिर टैंकर का अचानक रुकना, ये देख आतंकी पूरी तरह घबरा जाते हैं और बिना कोई पल देरी किए शरण से गुस्से में कहते हैं, भाड़ में गई तेरी रिफ्यूलिंग, अगर जहाज 30 सेकंड में नहीं उड़ा तो तू और ये सारे लोग एक झटके में मारे जाएंगे। इधर एनएसजी अमृतसर पहुंच जाती है और अपने तामझाम के साथ प्लेन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। एनएसजी पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ रेड करके सारे हॉस्टेजेस को सही सलामत छुड़ा सकती है और वो जहाज से बस कुछ ही मीटर दूर थी, लेकिन जहाज भी बिजली की गति के साथ रनवे पे भाग रहा था। एनएसजी जहाज को पकड़ती उससे पहले ही 7:50 पे सामने खड़े ट्रक से बाल बाल बचते हुए जहाज अमृतसर से टेक ऑफ कर जाता है और प्रभात की लैक ऑफ प्लानिंग के कारण आतंकियों को घर दबोचने का मौका हाथ से फिसल जाता है। बस ये गलती भारत सरकार की बदनामी और हर भारतीय को आज तक दर्द देने के लिए काफी साबित होती है। देखने में लग रहा था कि अब यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि पाकिस्तान में उतरने से पहले भी कुछ ऐसा घटता है जिसने सभी हॉस्टेजेस की जान हलक में अटका दी थी। रात 8:07 अमृतसर से उड़ान भरने के बाद से ही शरण लगातार पाकिस्तान एटीसी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें लैंड करने की परमिशन दी जाए, लेकिन पाकिस्तान इस हाईजैक के पीछे अपना नाम नहीं लगवाना चाहता था, इसलिए वो लैंड करने की परमिशन लगातार डिनाई कर रहा था। शरण जहाज को जबरदस्ती पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसा देते हैं और अब लाहौर की तरफ ले जाने लगते हैं। अब फ्यूल सच में खत्म हो चुका था और उधर पाकिस्तानियों ने लाहौर एयरपोर्ट के रनवे की सारी लाइट्स बंद कर दी थी ताकि जहाज लैंड न कर पाए। अब शरण के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो फ्यूल खत्म होने पर अपनी मौत को स्वीकार करे या फिर थोड़ी हिम्मत दिखा जहाज को कहीं लैंड करा दे। शुरू से यात्रियों की फिक्र करने वाले शरण दूसरा विकल्प चुनते हैं। उन्हें दूर से एक हाईवे की लाइट दिखती है और वो जहाज को उस पर उतारने लगते हैं।
साथ ही वो पाकिस्तानी एटीसी को मैसेज भेजते रहते हैं कि हम क्रैश लैंड कर जाएंगे। जब पाकिस्तानियों को लगता है बात सच में बिगड़ सकती है तो वो फाइनली रनवे की लाइट्स ऑन कर देते हैं और शरण हाईवे पे मौजूद गाड़ियों पे टकराने से एक ही पल पहले जहाज को फिर हवा में उड़ा देते हैं और अंत में लाहौर एयरपोर्ट पे जहाज उतर जाता है। पाकिस्तान खुद की अच्छी छवि दिखाने के लिए तुरंत जहाज को कमांडो से घेर लेता है और आतंकियों से कहता है कि कम से कम बुजुर्गों और बच्चों को तो रिहा कर दो। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी अपने ऑफिसर्स की लापरवाही से बेहद मायूस थे और इस बार वो बिना कोई देरी किए पाकिस्तान में मौजूद इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को तुरंत नेगोशिएट करने के लिए कहते हैं। मगर पाकिस्तान भारत को कष्ट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि पार्थसारथी ने पाकिस्तानियों से हेलीकॉप्टर की मांग की थी ताकि वो फटाफट लाहौर पहुंच जाए, लेकिन उन्हें ये हेलीकॉप्टर 3 घंटे बाद जाके मिला था और आतंकियों को पाकिस्तान से दुबई उड़ान भरने के लिए इतना समय काफी था। 25 दिसंबर सुबह 3 बजे लाहौर में 3 घंटे रिफ्यूलिंग करके जहाज अब अल मिन्हद एयरवेज पे लैंड कर जाता है और दुबई के साथ अच्छे रिश्ते होने के कारण भारत उम्मीद कर रहा था कि शायद उन्हें कमांडो स्ट्राइक करने का मौका मिल जाए, लेकिन दुबई की हुकूमत इसके लिए साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ जहाज के अंदर यात्रियों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। पिछले 24 घंटे से आतंकियों ने उन्हें अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया था, किसी ने कुछ खाया नहीं था और इन सबके ऊपर इस समय तक आतंकी एक और यात्री रूबिन कत्याल के पेट में चाकू गोद चुके थे। इसी कारण पूरे जहाज में खून की बदबू फैली हुई थी। भारत सरकार की इज्जत भी फंदे पे लटकी हुई थी, क्योंकि अगर हॉस्टेजेस मारे गए तो सरकार कैसे मुंह दिखाएगी, इसलिए भारत सरकार लगातार यूएई पे डिप्लोमेटिक दबाव बना रही थी। इसी के चलते दुबई की हुकूमत फाइनली 27 हॉस्टेजेस को आतंकियों के चुंगल से आजाद करवा लेती है। एक तरफ इस खबर से हर भारतीय खुश होता है और भारत सरकार को चैन की सांस लेती है कि आतंकी अब इस जहाज को और कोई नहीं बल्कि तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में ले जाने का फैसला कर लेते हैं। इस खबर ने हर भारतवासी के चेहरे का रंग एक झटके में उड़ा दिया और इंडिया में ऑफिसर्स भी जल्दबाजी में हाथ पैर मारने लगते हैं। दरअसल उस समय अफगानिस्तान और कुछ नहीं बल्कि धरती पे आतंकवादियों के लिए जन्नत समझा जाता था, जहां यूएसए का टिकना भी मुश्किल होता था। अब इस हाईजैक के वो पल शुरू होने वाले थे जिनका अंदाजा बुरे सपनों में भी लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। 26 दिसंबर सुबह 8 बजे इंडियन गवर्नमेंट की लाख कोशिश के बाद भी दुबई से यह जहाज उड़ान भर लेता है और कंधार में लैंड कर जाता है। यहाँ से वो 5 दिन शुरू होते हैं जो यात्रियों के लिए मौत से भी बदतर साबित होते हैं। सबसे पहले तो कंधार में जहाज के उतरते ही उसे चारों तरफ से तालिबानी आतंकवादी घेर लेते हैं। वो रॉकेट लॉन्चर, आर्म्ड आतंकियों के अलावा टैंक्स तक इस जहाज के इर्द गिर्द लगा देते हैं। तालिबान का संदेश साफ था कि अगर भारतीय कमांडोज ने ऑपरेशन करने की हल्की भी कोशिश की तो उनका सामना आतंकियों से नहीं बल्कि पूरी एक फौज से होगा। ऑपरेशन का विकल्प पूरी तरह खारिज करने के बाद अब इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएट करना ही सही समझती है और इसके लिए भारत सरकार के सबसे बेस्ट 4 ऑफिसर्स को चुना जाता है और इसका नेतृत्व अजीत डोभाल कर रहे थे। कंधार पहुंचते ही डोभाल इन आतंकियों की डिमांड सुनते हैं तो उनके पैरों तले मानो धरती ही खिसक जाती है। आतंकियों ने पूरे 1650 करोड़ रुपए के साथ 1 या 2 नहीं बल्कि भारतीय जेलों में बंद 36 खूंखार आतंकियों की रिहाई की मांग रखी थी। ये ऐसी डिमांड्स थी जो भारत सरकार चाह के भी पूरी नहीं कर सकती थी। यहाँ से भारत सरकार को अमृतसर में हुई अपनी गलती का पछतावा शुरू होता है, क्योंकि एक तरफ आतंकियों की डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो सारे यात्री मारे जाएंगे और दूसरी तरफ भारत में लोग लगातार सरकार के विरोध में धरने दे रहे थे। ये सब तो फिर भी सहा जा सकता था, क्योंकि यात्रियों के साथ जो जहाज में हो रहा था वो किसी नर्क में रहने से कम नहीं था। ये नेगोशिएशंस 5 दिन तक चलती है और आतंकियों ने यात्रियों की आंखों पे पट्टी लगा नीचे मुंह करके बैठने का हुक्म दे रखा था। वॉशरूम की बुरी हालत थी और खाना तो इन्हें पूरे दिन में मुश्किल से एक बार नसीब हो रहा था। इन सब के ऊपर जो हर थोड़ी देर में आतंकवादी मारने की धमकी दे रहे थे, उससे यात्री जिस तरह से मानसिक तौर पे टूट चुके थे उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। लेकिन अब जो हुआ उसने तो कभी ना भरने वाला जख्म ही दे दिया। दरअसल हर बढ़ते दिन के साथ सरकार पे दबाव बढ़ता जा रहा था और इसी कारण कंधार में मौजूद डोभाल को भी फटाफट इस समस्या से निजात पाने को भी कहा जाता है। कूटनीति के बादशाह कहे जाने वाले डोभाल कैसे भी कर आतंकियों को 36 नहीं बल्कि 3 आतंकियों की रिहाई के बदले यात्रियों को छोड़ने के लिए मना लेते हैं। अब फाइनली नेगोशिएशंस एक नतीजे पे पहुंच जाती है, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था ये तीनों आतंकियों को रिहा करना भारत को आज तक एक कांटे की तरह चुभेगा। ये तीनों आतंकी
अहमद उमार सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर और मौलाना मसूद अजहर थे। अगर बात करें कि इन्हें आखिर गिरफ्तार ही क्यों किया गया था, तो अहमद उमार ने तो 1994 में 4 फॉरेन टूरिस्ट को दिल्ली में किडनैप कर सरकार से अपनी आतंकी साथियों को छुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकामयाब रही थी और तब से ये जेल में सड़ रहा था। मुश्ताक की बात करें तो उसने काफी कम समय में करीब 30 लोगों की हत्या की थी, जिसमें कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी शामिल थे। वही मसूद अजहर पाकिस्तान से कश्मीर में कई साल आतंक फैलाने के बाद 1994 में भारत आया था और यहाँ आके इसने कश्मीर घूमने आए कुछ टूरिस्ट को टॉर्चर किया था और तब इसे आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया था। ये तो बात हुई कि ये जेल में कैसे गए, लेकिन जो इन्होंने जेल से बाहर निकल के किया वो इससे भी डरावना था। अहमद उमार ने जेल से रिहा होने के बाद साल 2002 में अमेरिकन पत्रकार डैनियल पियल की गर्दन रौंदकर हत्या की थी। साथ ही ये वही आतंकी है जिसने 26/11 मुंबई हमले के दिन आतंकियों को फोन पे लगातार गाइड किया था। मुश्ताक अहमद जरगर ने जेल से निकलकर अल उमार मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन की शुरुआत की। ये संगठन खालिस्तानी दंगों को हवा देने और कश्मीर में आतंकी हमले करने में सबसे आगे रहता है। इसी संगठन ने 2019 में हमारे 5 CRPF जवानों की जान ले ली थी। इसी दहशत के चलते 2022 में भारत सरकार ने जरगर को वांटेड टेररिस्ट की सूची में डाल दिया था। ये सब कम थे कि मौलाना मसूद अजहर ने तो जेल से निकल भारत को खून के आंसू रुलाने की ही कसम खा ली थी। सबसे पहले वो साल 2000 में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन को जन्म देता है और फिर अजहर के नेतृत्व में ही जैश-ए-मोहम्मद ने 14 लोगों को मारने वाले 2001 के पार्लियामेंट अटैक, 40 CRPF जवानों को मारने वाला 2016 का उरी अटैक, 2019 में 17 फौजियों को मारने वाला पुलवामा अटैक और इन सब के ऊपर 174 लोगों की जान लेने वाला 26/11 को अंजाम दिया। फाइनली 31 दिसंबर 1999 को तीनों आतंकियों को पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता है और उधर सारे यात्रियों को भी आजाद कर दिया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि पांचों आतंकियों को भारत के हवाले करने की जगह तालिबान के आतंकवादी इन्हें पाकिस्तान के क्वेटा शहर में छोड़कर आते हैं और इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान ही इस हाईजैकिंग के पीछे था। हाईजैकिंग के कुछ सालों बाद अजीत डोभाल ने भी खुलासा किया कि वो ISI की ही सपोर्ट थी, जिसके कारण ये आतंकी अपना मकसद पूरा कर पाए। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारी सरकार की कमजोर तैयारियों के कारण हमें आतंकियों के सामने झुकना पड़ा। लेकिन इस हाईजैक से एक बात ये बेहतर हुई कि इसके बाद आज तक भारत की कोई भी फ्लाइट हाईजैक नहीं हुई है और इन 5 आतंकियों का चीफ इब्राहिम अख्तर भी साल 2022 में पाकिस्तान में अज्ञात लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या इंडियन अथॉरिटीज को 1994 में ही जब ये आतंकवादी पकड़े गए थे तभी मौत के घाट उतार देना चाहिए था ताकि हाईजैक जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, या फिर उनको जेल में बंद रखना ही सही निर्णय था? आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।